नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया है। वो नोटिफिकेशन है वर्ष 2020 की जो एमपीपीएससी की परीक्षा है उसके साक्षात्कार से संबंधित एक नोटिफिकेशन है ना बिल्कुल सर। सर, लगातार 5 वर्षों से जो लंबित रही है एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम, उसका अब वो अंतिम चरण की घड़ी आ चुकी है, जो 27 अप्रैल 2020 से शुभारंभ होने वाले हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2020 के इंटरव्यू, जिनके कॉल लेटर 18 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इंटरव्यू सेशन एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है, बिल्कुल। क्योंकि यहीं से व्यक्ति की भविष्य का निर्धारण होता है कि वो किस पोस्ट पर चयनित होगा, आगामी समय में अपना योगदान स्टेट के लिए और देश के लिए कर पाएगा। तो खुशी की बात है, और इसी खुशी में कहीं दो डेट याद करना भूल मत जाइएगा। एक है, सर ने बताया 18 अप्रैल, जिस दिन आप आयोग की वेबसाइट से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी डेट है 27 अप्रैल, जिस दिन से जब भी आपको कॉल लेटर में जो डेट मिलेगी, यानी कि 27 अप्रैल से आपके आगामी इंटरव्यू जो है वो कंटिन्यू किए जाएंगे। तो इंटरव्यू साक्षात्कार को लेकर के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि जो एस्पिरेंट पहली बार चुने गए हैं वो मन में एक एंजाइटिक डर सा रहता है कि पता नहीं कैसा रहेगा एक इंटरव्यू। तो सर, ब्रीफ में जानेंगे आपसे कि आखिरकार इंटरव्यू होता क्या है। सर, एक्चुअल में इंटरव्यू क्या है? इंटर मतलब आंतरिक, अभी जी मतलब दर्शन या दृश्य। जी। तो व्यक्ति का आंतरिक दर्शन कैसा है, व्यक्ति अंदर से कैसा है, उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो भी प्रतिभाएं हैं, वो अंदर जो अपने अंदर अंतर्निहित करता है, उसको जी प्रेजेंट कैसे कर पा रहा है, अपने कार्य व्यवहार में प्रैक्टिकली वो कैसा है। जी। तो उन सारे गुणों को, उन सारे उसकी जो क्षमताएं हैं, उनको देखने का एक प्रक्रिया है इंटरव्यू। जी। तो इंटरव्यू में हम उस व्यक्ति की प्रतिभा, क्षमता, इन सब का परख करते हैं, सही है। और वही जो है एमपीपीएससी में लास्ट चरण में रखा गया है। जी सर, जैसा कि मतलब इंटरव्यू हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो चयन प्रक्रिया है उसका अंतिम भाग है इंटरव्यू, है ना। जैसे कि प्रीलिम्स के अंदर आपका तथ्यात्मक ज्ञान कितना हो सकता है ना। हाँ, मेंस के अंदर तथ्यात्मक के साथ में आपका तार्किक ज्ञान कितना है बिल्कुल ना, बिल्कुल। वो परीक्षण होता है। तो इंटरव्यू जो एक कड़ी है वो अंतिम अवस्था में कुछ इसलिए भी है ताकि आप जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपका आर्थिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, तो इनसे संबंधित आपकी प्रतिभाएं, आपकी क्षमताएं अलग अलग होती है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक प्रशासनिक अधिकारी के चयन के तौर पर आपके अंदर क्या कुछ देखने की कोशिश करता है। सर, जाहिर सी बात है कि जो प्रशासनिक सेवा है वो जनता और सरकार के बीच एक धुरी का काम करती है, और जनता और सरकार के बीच जो धुरी यानी पुल के समान जो जी प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, वो जनता के बीच जाकर के प्रैक्टिकल रूप में सर्विस को कैसे दे पाएंगे, सरकार के प्रतिनिधि बनकर सरकार की योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जी। क्या वो योजनाओं का या अपने विवेकाधीन शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल नहीं तो कर रहे कि वो अपने सेवा के लिए कर रहे हो या लोक कल्याण के लिए कर रहे हो। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आर्टिकल 38 में 38 में हमें बताता है डीपीएसपी में कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, और इसके लिए प्रशासनिक सेवा बनाई गई है। अखिल भारतीय सेवा सरदार पटेल जी के नेतृत्व में उन्होंने पहल की थी जी तो इन सारी चीजों को इसमें समावेशित किया गया। तो जो इंटरव्यू है सर, प्रीलिम्स और मेंस में हमारा ज्ञान का परीक्षण हो जाता है, जी। और वहां से एक प्रशासनिक अधिकारी का जो व्यक्तित्व, नजरिया, लेखन शैली के रूप में होना चाहिए, विचार शैली के रूप में होना चाहिए, वो सारा चीज रिकॉर्डेड हो जाता है, जिसका रिजल्ट हमें परिणाम मिलता है इंटरव्यू कॉल लेटर के रूप में। जी तो जो इंटरव्यू होता है उसमें व्यक्ति की उन सूक्ष्म क्षमताओं का, उन प्रैक्टिकली उसकी जो कह सकते हैं दृष्टिकोण का परीक्षण है, जिसको लास्ट चरण में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, हम अपने ज्ञान का, हम अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन इसमें इंटरव्यू में करेंगे, और यही इस सेवा की डिमांड भी है। जी। तो ब्रीफ में अपन बात कर सकते हैं कि हमारा जो आंतरिक स्ट्रक्चर बना हुआ, जो ढांचा बना हुआ है, वो कितना सामंजस्य कर सकता है एक प्रशासन और जनता के बीच में और शासन के बीच में। बिल्कुल। तो प्रशासनिक ढांचा जो आपके अंदर है वो आखिरकार कितना दबाव झेल सकता है, क्योंकि हाँ। आप जिस पोस्ट पे जाएंगे, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हो, डीएसपी की पोस्ट हो, डायरेक्ट आप जनता से भी इंटरेक्ट कर पाएंगे और सरकार से भी आपका डायरेक्ट संबंध रहेगा, बिल्कुल है सर, ना। बिल्कुल। तो जो दोनों तरफ से वो जोर लगेगा, तो आखिरकार आप में वो क्षमता है कि नहीं कि आप स्वयं अपने आप में झेल पाएंगे कि नहीं वो चीजें। बिल्कुल सर, पॉलिटिकल प्रेशर, हाँ घर का प्रेशर, यानी आपके पास यदि विपन्नता है, लोन जी है, तो आप उसको अगर मौका मिलता है कहीं से भ्रष्ट करने का या जी। इनकम लेने का, इनकम लेने का। बिना किसी इलीगल काम किए, जी। यानी आप इलीगल भी नहीं कर रहे लेकिन पैसा भी मिल रहा पैसा है, मिल तो रहा वहां हमें तटस्थता बरतते हुए ईमानदारी का पालन करना है, जो भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य भी है। जी तो इन सारी चीजों को बरकरार रखते हुए हमें
सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनको हम पॉलिटिशियन कहते हैं, उनके साथ संबंध बनाए रखते हुए, जनता की समस्याओं को जानते हुए और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की बिल्कुल। अवधारणा सक्सेसफुल होनी चाहिए, अल्टीमेटली एम यही है। बिल्कुल सर। और जनता जैसे लोग गरीब भी होते हैं, बिल्कुल है ना, और कुछ भावावेश में आ जाते जी। हैं, उनका भी हमें सामना करना जी। है। अगर वो गाली दे रहे हैं तो बाकायदा सुनना है पहले पूरी बात को। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। एक इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर अंतर्निहित होना चाहिए। तो बिल्कुल। ये सारे गुणों का उसमें परीक्षण किया यानी जाता है। कि हमारा जो पेपर नंबर 4 है बिल्कुल, मेंस के अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल वो उसका अब समय आ गया है कि हमें प्रैक्टिकल रूप में समाज में जाकर के उसके प्रयोग करना है। जो आपने जी, पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, उसको अब क्रियात्मक रूप में हमें अपनाने की आवश्यकता आ गई है। बिल्कुल सर। तो इंटरव्यू एक अच्छी चरण होता है जिसकी अच्छे से तैयारी भी जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर अभी जैसे कि एक पोस्ट है, लगभग हमारे पास में 265 से अधिक पोस्टें हैं इस बार 2020 के इंटरव्यू के लिए। तो 265 पर जो चयन हुआ है, लगभग 900 के आसपास जो लोग हैं। जी सर, 963 कैंडिडेट। हाँ, 963 जो लोग हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि एक पद पर 3 जो है वो कैंडिडेट चुने जाएंगे, है ना, अभी चुने गए हैं इंटरव्यू के लिए, उनमें से किसी एक का जो है सिलेक्शन होगा। हाँ। तो सर अभी इंटरव्यू यानी कि हमारा जो होना है, तो एक तरीके से हम देखा जाए कि हमने पिछले 2 चरण तो पास कर लिए हैं प्रतियोगिता के। प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, अभी उस प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण चरण बाकी है, जो कि हमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या फिर नायब तहसीलदार, महिला बाल विकास अधिकारी, इनमें से किस तरीके की पोस्ट आपको देगा, वो आपका इंटरव्यू डिसाइड करता है। बिल्कुल सर, है ना ये सर? तीनों चरण में ही हमारा कंपटीशन, जी। और हमें लास्ट तक, जैसे एक कहते हैं ना कि दूध से नवनीत बनता है, मक्खन बनता मक्खन है, बनता उसी तरीके से 3 लाख कैंडिडेट में 300 अगर सिलेक्शन हो रहा है जी। तो वो दूध से मक्खन के समान ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो हमें ये 175 नंबर का जो पूर्णांक है इंटरव्यू का, एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है प्रभाव डालेगा। अंतिम बिल्कुल, चयन। बिल्कुल। 175 नंबर मैटर जी करते हैं सर। आपकी मेरिट लिस्ट के लिए। बिल्कुल सर। जी। तो सर अब बात आती है कि आखिरकार अभी जो प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण चरण बाकी है, इस महत्वपूर्ण चरण को कैसे पास करें, क्योंकि 963 अभ्यर्थियों में से हमें 265 में आना है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक अनुभव की, ऐसा अनुभव जो कि हमें किसी से प्राप्त हो सके। और मेरी नजरों में, और सर आप भी इससे सहमत होंगे, कि नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी की परंपरा रही है कि विगत वर्षों से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा में टॉपर्स देने की हमारी परंपरा रही है। बिल्कुल सर। है ना, चाहे हम 2018 के टॉपर हर्षल चौधरी की बात करें या 2012, 2013, 14, लगातार वर्षों से हम टॉपर दे रहे हैं। और ना केवल टॉपर दे रहे हैं, बल्कि अधिकतम चयन हमारे संस्थान के द्वारा जो मार्गदर्शित कैंडिडेट होते हैं, वो वहां पर पोस्टों पर सिलेक्शन हो रहे हैं। तो सर सवाल मेरा ये है कि इतने सारे आप कैंडिडेट जो चयन हो चुके हैं, उनसे भी आप मिले हैं, और स्वयं भी आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, 2020 का और 2019 का भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप नरेंद्र सर से लगातार काफी लंबे समय से मिलते हैं, लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। तो आपको ऐसी कौन सी विशेषताएं नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में दिखाई देती है, जो कि एक इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है, न केवल आवश्यक है बल्कि एक मार्गदर्शन के रूप में सटीकता से फुलफिल होती है? सर बिल्कुल, जैसे हमारा कोई गाइडर होता है जी। या हमारा मार्गदर्शक होते हैं, जी। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल सर। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि गुरु बिनु होय न ज्ञान, भय बिनु होय न प्रीत। बिल्कुल। यानी सर कोई भी लक्ष्य हो उसके लिए मार्गदर्शन जरूरी है। जिस तरह से एकलव्य ने भले साक्षात विद्या नहीं ली, लेकिन उसने मार्गदर्शन लिया, बिल्कुल, तो उसने एक अच्छा धनुर्धर बन गए। बिल्कुल ठीक। अर्जुन के बारे में हम गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका को देखते हैं। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा और शिक्षक, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत बड़ी। क्योंकि जिस तरीके से इंजीनियर, एक 2 पंक्ति है सर, मैं बताना चाहूंगा जी, जी, कि एक इंजीनियर की गलती ईंट गारे में दब जाती है, एक इंजीनियर की गलती ईंट गारे में दब जाती है, एक वकील की गलती फाइलों में छिप जाती है, एक वकील की गलती फाइलों में छिप जाती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती राष्ट्र निर्माण में झलकती है। और वो शिक्षक चाहे कोचिंग के हों या स्कूल कॉलेज के हों, कहीं, तो उसकी गलती का मतलब उसकी डांट हमें गुरु कुमार शिष्य को मैं गढ़ी गढ़ी काढ़े कोट, उस तरीके से हमको वो संवारते हैं, डांटते हुए हमें सुधारते हैं। तो हमारे आदरणीय सोमवंशी सर ने लगातार 26 वर्षों से
अपनी भूमिका इस प्रशासनिक सेवा में खासकर एमपीपीएससी के क्षेत्र में उन्होंने जी, जी। जिया है इस क्षेत्र को। जी, काफी यानी अनुभव है सर। इन्होंने जितने हमारी एज भी नहीं होगी जी, उतने लगभग से ज्यादा उसके आसपास के समय से उनका ये इस क्षेत्र में अनुभव रहा है, अनुभव रहा कोचिंग कराने का, इंटरव्यू लेने का और स्टूडेंट्स को आगे गाइड करने आगे का। गाइड करने और बहुत सारे जो लोग सिलेक्टेड भी हुए उनसे मार्गदर्शन भी मिला है। इस सर की जो दूरदर्शिता है वो इस जी। क्षेत्र में काफी अच्छी काफी है, पैनी नजर है कि किस व्यक्ति को सबल पक्ष को, दुर्बल पक्ष को हम कैसे इंप्रूवमेंट कर पाए। जी, क्योंकि सर मतलब नरेंद्र सर के पास जो अनुभव रहा है पिछले लगभग 26 वर्षों से लगातार, वो यदि मैं बात करूं कि नृप नहीं तो नृप निर्माता जरूर है जी, ना। बिल्कुल। उन्होंने नृप नहीं बने लेकिन निर्माता जरूर है नृपों के। तो इसी कड़ी में उन्होंने क्या करते हैं कि हर एक व्यक्तित्व अलग अलग होता है। आपका व्यक्तित्व जो है, मेरा अलग है, जितने एस्पिरेंट्स हैं हमारे उन सब का व्यक्तित्व अलग अलग है ना, उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग है। तो उनके सामने आने वाली जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी अलग अलग है, हाँ। है ना। और इसी समस्या को दूर करते हैं नरेंद्र सर स्वयं, 1-to-1 पर्सनल मीटिंग, है ना। क्योंकि उस मीटिंग के अंतर्गत नरेंद्र सर बताते हैं कि आपके मजबूत पक्ष कौन सा है, आपका कमजोर पक्ष कौन सा है और कैसे उस कमजोर पक्ष को मजबूती में बदले, ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास जो है बहुत अच्छे तरीके से झलक सके। तो इसलिए नरेंद्र सर 1-to-1 मीटिंग भी करते हैं। और नरेंद्र सर जब इंटरव्यू जो करते हैं, है ना, जब इंटरव्यू रिहर्सल आपसे करवाते हैं तो उसका रिव्यू देते हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि रिव्यू का क्या महत्व होता है जब नरेंद्र सर रिव्यू देते हैं, कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। बिल्कुल सर, 2019 में भी मॉक इंटरव्यू क्लासेस लगातार चल रही थी और हालांकि वो फिर पोस्टपोन हो गया था और आने वाले समय में संपन्न होगा जी, तो उसमें जो क्लासेस हैं और अभी 5 अप्रैल से शुरू ही होने वाली हैं, लगातार मॉक इंटरव्यू भी चलेंगे। तो इसमें रिव्यू का मतलब ये है सर कि हमारा जो बैकग्राउंड है, जी। चाहे वो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो, बिल्कुल। रेसिडेंस से रिलेटेड या जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हो या एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड हो या हमारी कोई हॉबी से रिलेटेड हो, जी, बिल्कुल। उन सारे फैक्टर्स जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर सर का एक जो अपना विश्लेषण है उससे उनका क्वेश्चन है, कुछ उसमें करेक्शन करवाया जा सकता है, मॉडिफाई करवाया जा सकता है उसके आंसर को। तो 1-to-1 मीटिंग में उन छोटी छोटी चीजों को वो सुधारवाते हैं, यानी कि ताकि हम अपना अच्छा यानी कि से अच्छा नरेंद्र सर के present पास कर में सकें। यदि हीरा आता है तो चमकेगा तब तक नहीं जब तक उसको तराशा नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, सोने में सुहागा करने के लिए वो आंसर को अच्छे से मॉडिफाई कराने में बिल्कुल, बिल्कुल। मददगार है। साथियों, एक और विशेषता है, वो विशेषता है कि जो भी मॉक इंटरव्यू आपका होता है, इस मॉक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या है वो सर बताइए। हाँ सर, ये जो मॉक इंटरव्यू हो रहा है एकेडमी में, इसमें किया जाता है जैसे 1-to-1 मीटिंग के बाद तैयार हो गए स्टूडेंट अपने इंटरव्यू देने के लिए, तो उसको भेजा जाएगा मॉक इंटरव्यू में। जी, मॉक इंटरव्यू के बाद उसका इंटरव्यू के जस्ट बाद उसको रिव्यू दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। कैसा रहा। कुछ उससे भी रिव्यू लिया जाएगा कि आपको कैसा फील हुआ, जी, क्या आपके, तो उसके वो स्टूडेंट खुद अपना एनालिसिस बताएगा। उसके बाद पैनल बोर्ड यानी बोर्ड मेंबर उसके रिव्यू को बताएंगे कि आपका कैसा रहा, क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। जी, इससे लाभ ये होगा सर कि आज का हमारा इंटरव्यू कैसा रहा, उसकी जो कमियां रही प्रमुख उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस सब की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है बाकायदा, उसको आप एकांत में बैठ करके अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमारा वॉइस ऑफ लैंग्वेज कैसा है, बिल्कुल, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, Exactly. हम किन सवालों पे परेशान हो रहे हैं, हाँ, एंजाइटी आ रही है, एंजाइटी आ रही है, डर लग रहा है। इन सारा चीज को हम एनालिसिस कर सकते हैं। जी, यानी कि बाहर से तो आपके सफाई हो ही रही है, हाँ। वीडियो के थ्रू आप अपनी आंतरिक सफाई भी कर सकते हैं, आंतरिक दुविधाओं को भी दूर कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर। तो ये भी आपके पास प्लस पॉइंट है कि सर जो है वो आपके बाहर से जो वो देख पा रहे हैं उन कमियों को दूर करेंगे, और आंतरिक कमी जो कहीं बच जाती है उसको आप स्वयं भी वीडियो देख करके दूर कर सकते हैं। कहाँ पर आप झिझक रहे हैं, कहाँ पर आपके अंदर घबराहट है ना, इन सब चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सर एक और चीज है कि जैसे जितना जरूरी है इंटरव्यू के लिए अनुभव होना, है ना, जो भी मेंबर्स आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, अनुभव होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा प्रीलिम्स की हम बात करें तो एक लिमिटेड सिलेबस है, मेंस का एक लिमिटेड सिलेबस है, बट इंटरव्यू का कोई भी लिमिटेड सिलेबस नहीं है। यानी कि जिस दिन से आप पैदा हुए थे उस दिन से पहले से भी, और आज आप जिस दिन हैं उस दिन और उसके बाद के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सर, है ना सर। तो जो बोर्ड मेंबर्स है नरेंद्र सर की, वो विशेषता है बोर्ड मेंबर की वर्सेटिलिटी,
कितने मेंबर्स उसके अंदर होते हैं, थोड़ी आप हमें जानकारी दीजिए कि आखिर किस प्रकार के जो मेंबर वो कौन कौन से क्षेत्रों से उसमें शामिल होते हैं। सर बिल्कुल, इस मॉक इंटरव्यू के साथ साथ जो क्लासेस रहती हैं इसमें आदरणीय नरेंद्र सिंह सर के साथ उनकी जो पूरा बोर्ड मेंबर है, जो पूरी टीम है, जी। उसमें रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, जी पत्रकारिता से संबंध रखने वाले, डॉक्टरी फील्ड से संबंध रखने वाले, इसके अलावा जो प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, जी ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के अपने विशेषज्ञ जी की व्यक्ति की टीम है जो स्टूडेंट को न केवल उसके जीवन के अनुभवों से अवगत कराती है जी वरन उसके उत्तरों को सुधारने का भी काम करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। तो जाहिर सी बात है, हम बचपन से लेकर अब तक के जिस अपने जिंदगी के पड़ाव को देखे हैं, अपने इस एग्जाम के इस चरण तक पहुंचे हैं, तो वहां से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट उसके आंसर देने का तरीका हमारा एक आदर्श के स्तर को ना छूना चाहिए और ना बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। जी तो प्रैक्टिकल सामंजस्य बरकरार, बैलेंसिंग बनी रहे। बिल्कुल, तो उस सामंजस्य को बनाते हुए जो ये बिल्कुल अटेनेबल हो सकता है, यानी व्यवहार में हो सकता तो है, व्यवहार में हो उन सकता है। चीजों को हम वहां प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल। और वास्तव में वो डिमांड भी की ही जाती है, बिल्कुल, यानी कि क्योंकि कोई व्यक्ति कितना ईमानदारी का स्तर बता सकता है। सही है। तो उस चीजों को जैसे हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है, तो उसी तरीके से हमें अपना आंसर को भी प्रेजेंट करना बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि सर वर्तमान जिस परिवेश में हम हैं, तो राजा हरिश्चंद्र जैसी ईमानदारी तो हाँ। शायद अभी बिल्कुल सर, वो हो नहीं सकती, अतिवादिता नहीं हो अतिवादिता सकती। नहीं हाँ। हो सकती।